नमस्कार, मैं हूं अनिका और आप देख रहे हैं द कॉन्स्टिट्यूशन टीवी। स्वागत है आपका हमारे टॉक शो नजरिया में। आज हमारे साथ दो पैनलिस्ट मौजूद हैं और आज हम जिस मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं वो एक बहुत ही अहम मुद्दा है और खुद में ही एक बड़ा अजीब मुद्दा है। 1987 में रिजर्वेशन सिस्टम आया था और हम कहीं ना कहीं सभी जानते हैं कि जो वीकर सेक्शन है उसको अपलिफ्ट करने की बात की गई थी। लेकिन आज जब से वो रिजर्वेशन सिस्टम आया है, आज 2021 तक क्या वो हमको सक्सेसफुल नजर आता हुआ दिखा है या नहीं दिखा है। आज हमारे साथ मौजूद हैं समीर जीवन शर्मा, जो कि सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं। बहुत बहुत स्वागत है समीर आपका हमारे शो में। और हमारे साथ साथ ही में अभिषेक राणा मौजूद हैं, जो कि पंचायत राज के सदस्य हैं और फॉर्मर एबीवीपी एक्टिविस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है समीर और अभिषेक हमारे शो में। पहला सवाल मेरा समीर से रहेगा, क्योंकि वो एक जाहिर सी बात है एडवोकेट है। हम सबको पता है रिजर्वेशन सिस्टम क्या है और किस तरीके से चलता है, लेकिन फिर भी हम समीर आपसे जानना चाहेंगे कि रिजर्वेशन सिस्टम के बारे में आप कुछ बताइए कि हिंदुस्तान में कास्ट सिस्टम, रिजर्वेशन सिस्टम किस तरीके से लगाया गया और वो किस तरीके से रिलेट करता है उस चीज से, और आर्टिकल कौन से आर्टिकल और सेक्शन के तहत ये चीजें लगाई गई थी। समीर जी जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू। सो वी विल अंडरस्टैंड द बेसिक dynamics of reservation first, the root causes like how you discussed। ये जो रिजर्वेशन सिस्टम है ये हमारे सोसाइटी में डीप रूटेड है। ये स्टार्ट होता है हमारे कास्ट सिस्टम से। सो टू अंडरस्टैंड द रूट cause of the reservation are actually lying in the old system, age-old system of the country. So the object to create the reservation was to facilitate the seats in the government jobs and education sectors, and even in legislature, in fact. So post-independence, there were a lot of dynamic changes. The observation which was made. So OBC were included in the ambit of reservation in 1991. Post-independence, initially the reservation were provided only for ST/SC. So in the exercise of power under Article 340 of the Constitution, Mandal Commission was appointed. Mandal Commission. Mandal Commission concluded that India's population consisted of approximately 52% of OBC. Therefore, 27% of the jobs should be reserved. So these were the observations which were made. तो मतलब आप उस नजरिए, आप इस चीज को किस नजरिए से देखते हैं समीर? आपका क्या कहना है कि रिजर्वेशन हिंदुस्तान में बिल्कुल सही चल रहा है? See, reservation is one of many tools, right, that are used to preserve and promote the essence of equality. We have to understand that. It's very basic. I'm not saying that it should not be on the basis of socio-economic disparity. Okay. The consideration should be of the economic and the social background of the individual or of the society or the class. So these are the factors which are the foundation for the reservation. Okay. मैं ये जरूर जानना चाहूंगी अभिषेक से भी कि ये रिजर्वेशन सिस्टम के बारे में अभिषेक आप क्या सोच रखते हैं? अभिषेक। धन्यवाद अनिका, आपने पहले तो मुझे कॉन्स्टिट्यूशनल टीवी पे इनवाइट किया। बहुत ही बहुआयामी टॉपिक पे अपने विचार रखते। तो सबसे पहले अगर रिजर्वेशन की बात करें तो रिजर्वेशन के इतिहास, विकास और वर्तमान परिदृश्य में चर्चा करना चाहूंगा। मेरे साथी पैनलिस्ट समीर ने बहुत सारी चीजों को बड़े अच्छे तरीके से एलैबोरेट करके किया, लेकिन रिजर्वेशन का इतिहास, रिजर्वेशन की जरूरत हमें समाज में क्यों पड़ी और किस तरह से वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम इसको देखते हैं, इसका इतिहास विकास देखने के लिए हमें 1914 को देखना पड़ेगा, जब पहली बार मद्रास के लेजिस्लेटिव काउंसिल में चर्चा होती है और एक विषय पर एक बहस छिड़ती है कि मद्रास यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले 650 विद्यार्थियों में से कितने विद्यार्थी अन्य जातियों से संबंध रखते हैं। एक बड़े ही चौंकाने वाले फैक्ट मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि उन 650 विद्यार्थियों में से सिर्फ और सिर्फ जो 12 विद्यार्थी थे वो अन्य जातियों से संबंध रखते थे और 452 विद्यार्थी वो थे जो सिर्फ ब्राह्मण परिवारों से।
अब 1918 की बात करें तो महाराजा मैसूर के एक दरबार में पेटिशन उनको मिलती है जो बैकवर्ड क्लासेस द्वारा दी जाती है, और उन्होंने बड़े स्पष्ट पक्ष में उनको कहा कि आपके ही एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में कितने परसेंट जो लोग हैं वो अन्य जातियों से संबंध रखते हैं। तो महाराजा ऑफ मैसूर ने एक मिलर कमीशन का गठन किया और बड़े चौंकाने वाले फैक्ट सब भी सामने बाहर आए कि बहुत ही चंद लोग जो थे वो उनके एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में जो अन्य जातियों से संबंध रखते हैं। तो आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मैं अगर रिजर्वेशन की मैं बात करता हूं तो रिजर्वेशन की व्यवस्था हमारे संविधान में इसलिए नहीं आई कि हमें जातिगत व्यवस्था का हमारा जो ढांचा है वो किस तरह का होना चाहिए। रिजर्वेशन की व्यवस्था हमारे संविधान में इसलिए आई कि जो पिछले 1000 वर्षों से हमारे समाज में हो रही जातीय प्रताड़ना को किस प्रकार से हम उन लोगों को मेन स्ट्रीम में लेके आए, किस प्रकार से हम उन लोगों के उत्थान की बात कर सकें। इसलिए मेरे हिसाब से समाज में हमारी रिजर्वेशन सिस्टम की व्यवस्था है। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी देखा जाए, हम सब लोग युवा हैं, हम चिंतन करते हैं, हम समाज में देखते हैं, मैं खुद पंचायती राज से संबंध रखता हूं, तो हम समाज में देखते हैं कि वर्तमान समय में भी किस प्रकार से हमारे समाज में रिजर्वेशन की जरूरत है। और रिजर्वेशन की जरूरत इस हिसाब से है क्योंकि आज भी हमारे समाज में जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, जो शेड्यूल कास्ट हैं, जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं, उनके साथ हो रहे भेदभाव। मैं एक स्वर्ण समाज से संबंध रखता हूं, लेकिन आज भी हम समाज में देखते हैं कि किस प्रकार से हमारे शेड्यूल कास्ट के साथ किस प्रकार से भेदभाव होता है। जब तक हमारे समाज में एक रोटी और बेटी का रिश्ता हम एस्टेब्लिश नहीं कर पाते, तब तक मुझे लगता है कि हमारे समाज में रिजर्वेशन की जरूरत है और हमारे समाज में रिजर्वेशन रहना चाहिए। समय समय पर हमारी सरकारों ने हर प्रकार के एफर्मेटिव एक्शंस लिए हैं। आज हम बात करें 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की भी बात करें तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को भी 10% का रिजर्वेशन सरकार द्वारा दिया गया। जी। तो इस तरह से समय समय पर बहुत सारे एफर्मेटिव एक्शन सरकार द्वारा लिए जाते हैं। आर्टिकल 15 की बात करें तो मतलब महिलाओं को समान अधिकार देना, बच्चों को समान अधिकार देना, मतलब हमारे समाज में रिजर्वेशन की आज भी बहुत ही जरूरत है जब तक बेटी और रोटी का रिश्ता हम नहीं बना लेते। अभिषेक, आपको लगता है कि जब से ये रिजर्वेशन सिस्टम आया था तब से लेकर 2021 तक क्या वो सक्सेसफुल रहा है? क्या हमारा जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी का वो उतना स्ट्रॉन्ग बन पाया है अभी भी? बिल्कुल, मैं मानता हूँ कि बहुत सक्सेसफुल रह पाया है। इसका मैं छोटे से एक तरीके से आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। हम इतिहास की बात करें तो बाबा साहब का हम जिक्र करते हैं क्योंकि वही मूल संविधान निर्माता है और संविधान की मूल आत्मा उनसे निकलती है। जब बाबा साहब की पढ़ाई हो रही थी तो उन्हें कक्षा में एक अंतिम श्रेणी में जहाँ लोगों के पैर के जूते खोले जाते हैं वहां बैठ के पढ़ाया जाता था। तो एक विद्यार्थी जो उस जगह पर बैठकर मात्र 45% अंक लेता है और एक वो विद्यार्थी जिसे पूरी सुविधाएं मिलती हैं और वो पूरी सुविधाएं लेने के बावजूद भी सिर्फ 60% अंक ले पाता है, तो मेरे हिसाब से, मेरी व्यक्तिगत राय के अनुसार, जो 45% वाला जो व्यक्ति है, जो समाज की उस अंतिम श्रेणी में बैठकर जिसने प्रत्येक प्रकार की प्रताड़नाएं सही, प्रत्येक प्रकार के विरोध सही, फिर भी वो 45% अंक लेता है, तो मेरे हिसाब से वो व्यक्ति ज्यादा डिजर्व करता है। जी अभिषेक, मैं समीर के पास आना चाहूंगी। जैसे अभिषेक ने कहा कि 2019 में जो नया बिल निकाला गया था और उसमें कहा कि 10% जनरल कैटेगरी को भी जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनको भी सीटें दी जाएंगी। लेकिन उन्होंने उसमें एक पॉइंट रखा था कि 8 लाख पर एनम, यानी कि 8 लाख या उससे कम अगर जिनका इनकम है तो वो उसमें एलिजिबल है। लेकिन अगर हम हिंदुस्तान की पॉपुलेशन की बात करें और जॉब की बात करें और यहाँ पे हम बेरोजगारी की बात करें तो ऑलरेडी इतने प्रतिशत लोग कमा रहे हैं। 80 से 90% ऑलरेडी 8 लाख से कम कमा रहे हैं। तो समीर, आपको क्या लगता है ये किस हद तक सही है जो सरकार ने ये नया बिल 2019 में लाए थे? जी, सबसे पहले तो मैं अभिषेक से पूर्णतः सहमत नहीं हूँ। मतलब जो उन्होंने आइडियाज शेयर की हैं वो काफी कुछ सही है, परंतु इसमें अगर देखा जाए, इसके अगर इसका पूरा विश्लेषण किया जाए और इसको डीप अंडरस्टैंडिंग से अगर समझा जाए, वीकर सेक्शन अगर डिसाइड किया जाए, जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, तो हाउ दैट हैज टू बी डिसाइडेड? इज देयर एनी सेंसस? वी आर नॉट एबल टू डू दैट so far, even after independence. So
अगर हम देखा जाए द स्टेटमेंट एंड ऑब्जेक्ट्स एंड रीजन ऑफ दिस एक्ट, द रीसेंट एक्ट इज टू access the greater access to give higher education, including professional education, to larger number of students belonging to the socially and educationally backwards classes of the citizen, or for the scheduled caste and scheduled tribes. So that has been the major concern. देखिए अभिषेक, if you take my personal stake, अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन लेना चाहेंगे, हम अब इस चीज को करंट सिचुएशन में हम इस सेंसस को समझ ही नहीं पाए. we are not able to execute these dynamics लेकिन or to decide. समीर, मैं वही कह रही हूँ जो अभिषेक ने कहा कि अभी जो नया बिल आया था और उसमें भी ये चीज बोली गई है कि जनरल कैटेगरी के जो वीकर सेक्शन है उनको भी 10% रिजर्वेशन दी जाएगी. तो आपको ये मुद्दा किस हद तक ठीक लगता है? और फिर मैं अभिषेक के पास भी आऊंगी, जो समीर कहेंगे मैं अभिषेक के पास भी आऊंगी इस बात को लेकर कि किस हद तक आपको लगता है कि ठीक है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि 8 लाख, एक तरफ सरकार कह रही है कि 2.5 लाख अगर आपका इनकम है तो आप इनकम टैक्स भरिए, और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि 8 लाख के जो 8 लाख जो कमा रहे हैं या उससे कम जो लोग कमा रहे हैं वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है. तो ये किस हद तक गवर्नमेंट प्रूव करती है इस चीज को? एक बिल में कुछ और है, दूसरे बिल में कुछ और है. तो समीर आप बताइए. जी, मैं इसमें आपको एक जजमेंट है अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, फॉर्मर चीफ जस्टिस, ऑनरेबल चीफ जस्टिस केजी बालकृष्णन का ओपिनियन बताऊंगा मैं आपको, और सीनियर जो एडवोकेट्स हैं उनका ओपिनियन बताता हूँ. Dr. Rajiv Dhawan, who happens to be a very senior counsel in Supreme Court, his observation, I'm sharing it with you, quote unquote. He contended that the affirmative sections actions scheme under section 15, subsection 4, subsection 5, and 16 has to be comply with the mandate of Article 14 of the Constitution. It was argued that these are only enabling provisions and are not part of fundamental rights, notwithstanding as used in Article 15, subsection 3, 15, subsection 4, and 15, subsection 5 cannot be construed as notwithstanding declaration of equality principle. In a view of the decision of this court, I'm quoting this first case, which Abhishek also mentioned. The case title is Champakam Dorai Rajan. Admission quotas are impermissible on any ground based on solely on religion, race, caste, or any one of them. It was argued that there is a lack of criteria identification for OBC and socially and educationally backward classes. So this is my observation. This is my observation. What I have quoted is the argument made by senior counsel from Supreme Court, Mr. Rajiv Dhawan. So economic criteria ko we have to understand in deeper meaning. Because मेरे कहने का मतलब यही है क्योंकि इसको अभी हम करंट सिचुएशन में डिसाइफर कर ही नहीं पाए हैं. So it is more of a arbitrary in nature. लेकिन समीर, आपने ये चीज बिल्कुल बात रखी इस डिबेट में, लेकिन मैं फिर से वही चीज पूछना चाहती हूँ कि जो बिल आया था उसमें आपका क्या कहना है? एक तरफ सरकार 2.5 लाख का इनकम रख रही है इनकम टैक्स के लिए, और दूसरी तरफ वो कह रही है कि 8 लाख से कम जो लोग हैं वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं. तो ये आप इस चीज को किस नजरिए से देखते हैं? मैं फिर अभिषेक, मैं इसके फेवर में नहीं हूँ. अच्छा, मैं इसके फेवर में नहीं हूँ. ठीक है जी, पर्सनल टेक. ओके, अभिषेक आप बताइए. जो समीर ने कहा, आप मैं आपके माध्यम से पहले मूल प्रश्न पहले अपने साथी पैनलिस्ट समीर से पूछना चाहता हूँ कि किस हिसाब से वो हमारे देश में रिजर्वेशन की व्यवस्था को देखते हैं? क्या वो सिर्फ जातीय रिजर्वेशन की व्यवस्था को देख रहे हैं? क्या वो इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस की रिजर्वेशन को देख रहे हैं? क्योंकि कुल मिला के अगर मैं रिजर्वेशन सिस्टम की मैं बात फिर से वही बात दोहरा रहा हूँ, क्योंकि जो पंक्ति में खड़ा अंतिम व्यक्ति है उसको किस तरह पंक्ति में खड़े प्रथम व्यक्ति के बराबर लेके आ जाए,
हमारी मूल रिजर्वेशन की भावना संविधान में इसी तरह से है। तो क्या मैं सीधा सा प्रश्न अपने साथी पैनलिस्ट से पूछना चाहता हूँ कि क्या वो देश में चल रही रिजर्वेशन की व्यवस्था से सहमत है या नहीं? क्योंकि मूल प्रश्न अगर हम आर्टिकल्स में घूमते रहे या हम सेक्शंस में घूमते रहे तो बहुत सारे प्रश्न निकल कर जी सामने आते जी हैं, लेकिन अगर हम मूल संविधान की भावनाओं की बात करें या मूल समाज की भावनाओं की बात करें, क्योंकि हम सब समाज में रहने वाले व्यक्ति हैं, हमसे भी समाज शुरू होता है, आपसे भी समाज शुरू होता है, तो क्या वर्तमान में भी समाज में उसी तरह का परिदृश्य हमें देखने को मिलता है क्या? आज यूथ की बात नहीं, मैं सबकी बात करता हूँ। आज बड़ी समाज में बहस चलती है कि कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, आज अपना जो रिजर्वेशन है वो इकोनॉमिक बेसिस पे होना चाहिए, लेकिन क्या हम समाज के अपने SC ST वर्ग को क्या हम समाज की मेन स्ट्रीम का हिस्सा मानते हैं? हम आज भी उनको समाज की मेन स्ट्रीम का हिस्सा नहीं मानते। किस प्रकार से जातीय प्रताड़ना आज भी हमारे समाज का उतना ही अभिन्न अंग है, तो वो सारी चीजें आज भी हमारे समाज में है, तो हम किस तरह से बात कर सकते हैं कि रिजर्वेशन को हटा दें, रिजर्वेशन को हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जी नहीं सकते? जी अभिषेक से बिल्कुल सहमत हूँ इस बात पे। ये बहुत ही गहन विषय है। तो मैं इसको एक सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, जो कि हमारा संवैधानिक जो प्रोविजन है, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट इन लिबरल एस्पेक्ट, एंड I'll tell you. So the constitution provision must not be construed in narrow and constricted sense, but in a wide and liberal manner. So we have to have a harmonious construction. It should not be extreme in nature. Liberal manner, so as to anticipate and to take into account the changing condition and purposes, so that the constitutional provisions does not get fossilized but remain flexible. So this is how this has to be understood. It should not be understood in rigid manner. It should not be harmful to any section or any caste or any section of the society. समीर, यानी आप अभिषेक की बात से सहमत हैं जो वो कह रहे हैं? जी जी जी, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। अभिषेक, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी। पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि 2019 में जो बिल आया था, क्या आप उससे बिल्कुल सहमत हैं कि बिल्कुल सरकार ने बिल्कुल सही बिल निकाला है वो, कि 10% जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं जनरल कैटेगरी के, उनको रिजर्वेशन सीट्स मिलनी चाहिए? क्या आप उससे सहमत हैं जो सरकार ने फैसला निकाला है? जी, मैं पूर्ण रूप से सहमत। लेकिन अभिषेक, अगर हम डाटा की बात करें और फैक्ट्स की बात करें, तो उसमें ये बोला गया है कि 8 लाख से कम जो लोग कमा रहे हैं उनको ये चीज दी जाएगी। लेकिन अगर हम हिंदुस्तान की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, तो हिंदुस्तान में ऑलरेडी 8 लाख से कम लोग ही कमा रहे हैं, 90%। और यहाँ पे 90% लोग ही यहाँ पे एलिजिबल हुए, तो जनरल कैटेगरी भी आती है उसमें। तो ये रिजर्वेशन सिस्टम नहीं लाने का क्या फायदा हुआ? अभिषेक। बिल्कुल स्पष्ट विषय आपका, मैं समझ रहा हूँ प्रश्न, लेकिन हम बात देखते हैं तो ये तो सिर्फ EWS कैटेगरी की रिजर्वेशन है ना। SC ST के लिए तो ऑलरेडी अपना उनका सेपरेट रिजर्वेशन है। तो जब EWS कैटेगरी की बात आती है तो हमारे देश में आप जैसे बता रही हैं कि 8 लाख उसका इनकम क्राइटेरिया है, लेकिन मैं थोड़ा सा फैक्ट क्लियर कर दूं, 8 लाख नहीं 4 लाख उसका जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और 4 लाख का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी किस तरह से बनता है वो हम उसको जानते हैं। हमारी जमीन की इनकम, हमारी फैमिली इनकम, बहुत सारे एस्पेक्ट्स इस पे रहते हैं। तो ये बिल्कुल मतलब इन प्रश्नों को मैं एक साथ जोड़ना ही नहीं चाहता, क्योंकि SC ST रिजर्वेशन अलग है, EWS कैटेगरी का रिजर्वेशन अलग है, तो इन दोनों प्रश्नों को कोई आपस में वो मुद्दा वही है अभिषेक, कि एक रिजर्वेशन अगर चल रहा है और दूसरे में वो चीज लेके आ रहे हैं, तो उसका क्या फायदा है? उसका अगर आपको फायदा यही है। अब हम संविधान की मूल भावना की हम बात करें तो डायरेक्टली हमें कहते हैं कि एजुकेशनल और हमारे जो सोशली जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको रिजर्वेशन होना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि जिस तरह से एक जनरल डे टू डे लाइफ के मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, क्योंकि दिल्ली मेट्रो की बात करें तो दिल्ली मेट्रो में भी एक पर्टिकुलर बोगी जो है वो महिलाओं। अभिषेक, आपका म्यूट हो। हाँ, बोलिए। मैं प्रश्न जी जी, बोलिए। मैं फिर से अपने दिल्ली मेट्रो के उदाहरण को दोहराना चाहता हूँ, क्योंकि जिस प्रकार से दिल्ली मेट्रो में एक पर्टिकुलर बोगी महिलाओं के नाम पर आरक्षित है,
तो क्या हम ये बात को माने कि हमारा जो रिजर्वेशन था वो सिर्फ सोशल इकोनॉमिक और जो हमारे एजुकेशनल बैकवर्ड एरिया से, बैकवर्ड क्लासेस से सिर्फ उन्हीं के लिए रिजर्वेशन था? तो सरकार ने समय समय पर वो एफर्मेटिव एक्शंस लिए हैं और उन एफर्मेटिव मेजर्स के तहत ही महिलाओं को आरक्षण दिया गया, बच्चों को, जो कमजोर तबके हैं उनको आरक्षण दिया गया। तो ये आरक्षण के अलग अलग तरीके हैं, सिर्फ जाति व्यवस्था कोई नहीं। मैं फिर से अपनी बात को दोहराना चाहूंगा कि जो पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति है, किस तरह से उनको मुख्य श्रेणी में लाया जाए, ये रिजर्वेशन का मुख्य आधार है। समीर, आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे? जो अभिषेक जी, मैं बिल्कुल सहमत हूँ उनसे। अच्छा, सहमत हैं आप उनसे। अभिषेक और समीर, मैं एक मुद्दा बिल्कुल यहाँ पे आप जो कह रहे हैं कि सरकार ने बिल्कुल ये चीज सही की है, जो रिजर्वेशन सिस्टम है, और आज भी हमारे हिंदुस्तान में कास्ट सिस्टम को लोग बिलीव करते हैं। जैसे अभिषेक ने कहा कि क्या हम SC ST को उतनी इक्वालिटी से देख पाते हैं जितना हम जनरल कैटेगरी को देखते हैं या OBC को देखते हैं, तो वो कई मुद्दे हैं यहाँ पे। लेकिन हमें ये मुद्दा था कि डिस्क्रिमिनेशन दूर मिटाना है, यानी कि आपने कहा कि जो आखिर में लाइन में खड़ा है, यानी कि वीकर सेक्शन को हमें अपलिफ्ट करना है। लेकिन रिजर्वेशन की जब बात आती है, तो जनरल कैटेगरी का इंसान या बच्चा हमेशा सोचता है कि अगर जॉब मिल रही है तो हमें भी वहां पे रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। मेन मुद्दा अगर मैं बताना चाहूँ तो यहाँ पे जॉब्स की कमी है हिंदुस्तान में, वो भी एक मेन मुद्दा है, क्योंकि अगर जॉब्स ज्यादा होंगी तो जनरल कैटेगरी का या कोई भी विद्यार्थी वो मांग नहीं करेगा कि हमें भी रिजर्वेशन चाहिए। लेकिन अगर जॉब्स की कमी है तो रिजर्वेशन तभी भी विद्यार्थी मांगता है या कोई भी इंसान है तो वो रिजर्वेशन को लेता है। तो इस चीज में अगर आप कोई दृष्टि डालना चाहते हो अभिषेक, फिर मैं समीर के पास भी आऊंगी जी। आपने बहुत ही अच्छे प्रश्न को अपने वक्तव्य के माध्यम से, तो मैं इस विषय को जोड़ना चाहता हूं, क्योंकि रिजर्वेशन का हम मूल मकसद जो देखते हैं, आपने कहा कि जनरल कैटेगरी रिजर्वेशन, तो जनरल कैटेगरी के लिए भी जो हमारा वीकर सेक्शन है, चाहे वो IRDP से संबंध रखता है, तो उसके लिए भी एक अलग से रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई है। मैं फिर से उसी बात के लिए कहना चाहता हूँ कि एफर्मेटिव एक्शन जो है वो समय समय पर लिए गए। SC ST को रिजर्वेशन जो है वो उनके साथ हुए 1000 वर्ष पूर्व की जाति प्रताड़ना के आधार पर उन्हें मिला। और हम बात करते हैं उनके प्रमोशंस की भी बात करते हैं, उनकी रिक्रूटमेंट की भी बात करते हैं, तो वहां पे भी उनको जो है वो उनकी रिजर्वेशन का फायदा मिलता है। लेकिन अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल कैटेगरी में भी जो हमारा IRDP सेक्शन है, जो हमारा EWS सेक्शन है, तो उनमें भी हमारे लिए रिजर्वेशन के प्रावधान है। क्योंकि हम फिर से जो रिजर्वेशन की मूल भावना है वो वीकर सेक्शंस को अपलिफ्ट करके उनको समाज की मुख्य स्ट्रीम में लाने की है। चाहे वो वीकर सेक्शंस हो, चाहे वो जनरल कैटेगरी के हो, चाहे वो EWS के हो, चाहे वो SC ST के हो, हर व्यक्ति को समाज में बराबर जीने का अधिकार है और हर व्यक्ति को समाज में इक्वल जो है वो अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। उसी अपॉर्चुनिटी के लिए समाज में IRDP का रिजर्वेशन भी है, हमारे पास EWS कैटेगरी का रिजर्वेशन भी है, SC ST रिजर्वेशन भी है, महिलाओं के लिए आरक्षण भी है, बच्चों के लिए आरक्षण भी है। देखिए, अगर मेरा ये कहना है कि समीर और अभिषेक, आपने बिल्कुल सही कहा, समीर के पास मैं आती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी कि अगर हमारे देश में एजुकेशन सिस्टम पे काम किया जाए, अगर हमारे देश में जॉब्स अच्छे से लाई जाए, तो रिजर्वेशन सिस्टम तो ऑटोमेटिकली खत्म ही हो जाएगा। समीर, जो अभिषेक ने कहा आप वो बताइए, फिर इसका भी आप अगर नजरिया देना चाहते हो इस मुद्दे पे भी, तो आप वो भी दे सकते हैं। समीर जी, सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि इसमें economic weaker section of the society does not have to be affiliated with ST SC reservation. आप समझिए इसके डायनामिक, वो इस तरीके से वो ऐसा एक्सप्लेन किया जाए कि economic is irrespective of ST and SC. That has nothing to do with them. Economic section can be anybody. It can be servant also, higher caste also. It can be anybody from the section of this any society. So we don't have to mix them up. Okay. अभिषेक, आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं समीर जी उसको मिक्स कर भी नहीं रहा। मैंने फिर से कहा कि जो EWS कैटेगरी है वो सेपरेट है, हमारा SC ST कैटेगरी सेपरेट है। जो SC ST को रिजर्वेशन मिलता है वो उनके कास्ट बेसिस पे मिलता है, EWS को जो मिलता है वो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन पे मिलता है। प्रश्न तो यहीं से शेष है कि
बात तो वही आ गई कि जो लास्ट में खड़ा है उसको कैसे फ्रंट पे लाया जाए। मूल चाहे रिजर्वेशन की वो भावना तो SC/ST उसी का तरह हो या की है। जनरल कैटेगरी का हो, है ना? बिल्कुल बिल्कुल जी। बिल्कुल, व्यक्ति व्यक्ति है और समान अपॉर्चुनिटी का अधिकार सब व्यक्तियों को। लेकिन अभिषेक, आपने अभी कहा कि SC/ST को क्या हम उस तरीके से मानते हैं और हमें रिजर्वेशन पे ये चीज करनी चाहिए, लेकिन सरकार के जो बिल आते हैं उसमें ये चीजें नहीं दिखती हैं। आपने जैसे समीर ने हमें कहा कि कोई भी हो सकता है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड कोई भी हो सकता है, किसी भी जाति धर्म का इंसान हो सकता है, लेकिन जब आपने पिछले प्रश्न का उत्तर दिया तो आपने SC/ST पे ज्यादा फोकस किया। SC/ST पे ज्यादा फोकस करने का मेरा मूल मकसद आज भी यही है कि उन पर होते हुए जातीय प्रताड़ना को हम किस तरह से खत्म कर सकते हैं। अब SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट आया तो समाज में इससे बड़ी बहस चली कि मतलब SC/ST को हमने किस तरह से विशेषाधिकार दे दिए, उनपे क्या कहते हैं कि तुरंत गिरफ्तारी के प्रावधान हमने किए SC/ST। तो क्या उनपे हो रही क्रुएलिटीज भी समाज में कम हो रही है क्या? आज मैं अपर हिमाचल की कुछ जगहों की बात करता हूँ तो बड़े बड़े बोर्ड्स लगे रहते हैं कि यहाँ पर अन्य जातियों की प्रवेश वर्जित। नहीं, जी, तो जी, जिस जाति को, जिस वर्ग को हम मंदिर तक में प्रवेश नहीं दे सकते, जहाँ पे कई, हम अभी महाराष्ट्र का, माफ करिएगा, सबरीमाला केस हुआ था जहाँ पे महिलाओं के प्रवेश पे इतना बड़ा बवाल हुआ था। जब हम कुछ जातियों को, कुछ वर्गों को अपने समाज का मुख्य हिस्सा ही नहीं मानते तो हम किस तरह से बात कर सकते हैं कि उनके रिजर्वेशन को खत्म किया जाए। अभी आपने एक प्रश्न उठाया, आपके माध्यम से मैं उस प्रश्न का जवाब देना चाहता हूँ कि आपने कहा कि इंस्टीट्यूशंस में अगर अच्छी नौकरियां पैदा होंगी, अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी तो रिजर्वेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन मेरा उसका मूल उत्तर यही है कि अपॉर्चुनिटीज मिलने के लिए भी तो हमें उस तरह के माहौल की जरूरत है ना। अगर हम किसी वर्ग को हमेशा प्रताड़ित करते रहे, किसी वर्ग को हमेशा डिस्क्रिमिनेट करते रहे, उसके मन में हमेशा इंफीरियोरिटी कम्प्लेक्स रहे, तो वो किस तरह से हमारे समाज की मेन स्ट्रीम में आ सकता है। अगर हम 4 व्यक्ति उच्च तबके के बैठे हैं, अपर क्लास के बैठे हैं और एक व्यक्ति को हम अपने घर की कुर्सी तक में स्थान नहीं देते, तो क्या उसके मन में वो सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स आ सकता है क्या? आज भी महाराष्ट्र की कुछ जातियां जो है वो अपने पीछे झाड़ू बांध के चलती हैं, उनको लगता है कि उनकी चलने से तक से धरती गंदी होती है। तो मतलब अगर इतनी तरह की प्रताड़नाएं आज भी हमारे समाज में है तो किस तरह से हम एक इक्वल समाज की कल्पना कर सकते हैं? जब तक एक रोटी और बेटी का रिश्ता हमारे समाज में नहीं बनता, आज भी हमारी बावड़ियां अलग हैं, आज भी हमारे जल स्रोत अलग हैं, आज भी हमारे जो क्रिमिनेशन के ग्राउंड्स हैं वो अलग हैं। तो आज भी अगर समाज में हम इतना डिफरेंस मानते हैं तो हम किस तरह से कह सकते हैं कि वो हमारे मेन स्ट्रीम का हिस्सा है? जी। तो मूल प्रश्न तो ये है कि पहले उनको समाज में मिलाना पड़ेगा, तब जाके हम कहीं बात कर सकते हैं जातीय व्यवस्था को खत्म करने की। और अभी धीरे धीरे मैं मानता हूँ कि चीजें वो उस तरह की आ रही हैं, जैसे ओबीसी आरक्षण की हम बात करते हैं, क्रिमिनल और नॉन क्रिमिनल बेसिस पे हुआ। तो मतलब धीरे धीरे इस पे हम जो है वो काम कर रहे हैं। समाज अभी एक बड़ा प्रश्न और भी उठ के आता है, जैसे लोग बड़ी चर्चा करते हैं इस विषय पे कि कोई अगर आरक्षण के माध्यम से अगर कोई IAS बनता है, IPS बनता है, तो क्या उसकी बच्चों को भी जरूरत है क्या? तो इस पे मेरा प्रश्न बड़ा स्पष्ट मत है कि आपको आरक्षण कंपल्सरी नहीं है, आरक्षण आपके लिए वैकल्पिक है। आपको जरूरी नहीं है कि आप अगर SC से संबंध रखती हैं, ST से संबंध रखती हैं तो आपको आरक्षण लेना ही पड़ेगा। आप वैकल्पिक तौर पर भी उस आरक्षण को ले सकती हैं। अगर आप खुद को संसाधन संपन्न मानती हैं, आप मानती हैं कि आप मेन स्ट्रीम सोसाइटी का हिस्सा बन गई हैं, तो आरक्षण आपके लिए ऑप्शन के तौर पर है। आप चाहें तो आरक्षण को नहीं भी ले सकते हैं। तो ये तो समाज पे थोपा ही नहीं गया है कि आपको करना ही पड़ेगा या आपको आरक्षण लेना ही पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने स्वेच्छा से आरक्षण को छोड़ा है और मुक्त व्यवस्था में आए। तो पहले तो हमें सोसाइटी में लोगों को मिलाना पड़ेगा, उसके बाद आरक्षण को खत्म करने की चर्चा कर सकते हैं। अभिषेक का ये कहना है कि आज भी हिंदुस्तान में ऐसे कई राज्य हैं, ऐसे कई गांव हैं जहाँ पे ये भेदभाव किया जाता है और वो रिजर्वेशन सिस्टम को सपोर्ट करते हैं। और समीर भी कहीं ना कहीं उस चीज से सहमत है। समीर, अगर आप जो अभी अभिषेक ने कहा उसमें कुछ कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं, फिर मैं आखिर में आप सबसे एक संदेश लेना चाहती हूँ। जी समीर। जी, सबसे पहले तो मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा अभिषेक को कि जिस तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि ये एक वैकल्पिक मुद्दा है। अगर कोई ST कोई नहीं चाहता और मुख्य धारा में आना चाहता है तो वो स्वागत है उस चीज का। पर मैं ये भी इनको करेक्ट करना चाहूंगा कि ये एक विशेष दर्जा नहीं है, जैसे इन्होंने कहा प्रिवेंशन ऑफ ST SC एट्रोसिटीज एक्ट,
कि एक विशेष दर्जा है, ये विशेष दर्जा नहीं है, ये इनको प्रोटेक्ट करने के लिए ही ये एक्ट इन एक्शन आया है, ताकि ऐसे समाज के ऐसे तबके के लोगों को समाज में ऐसी चीजें डील ना करनी पड़े। जी जी समीर। अभिषेक जी समीर अभिषेक, जिस तरीके से समीर ने कहा, मैं आखिर में आप दोनों से एक संदेश लेना चाहती हूँ कि अभिषेक, आप अगर सरकार को या हमारी युवा पीढ़ी को या पुरानी पीढ़ी को कुछ ऐसा संदेश देना चाहते हो रिजर्वेशन सिस्टम के ऊपर, तो आप क्या देना चाहेंगे? या जो अभी समीर ने कहा उसकी बात पे भी आप कुछ कहना चाहते हो, तो फिर आप उसके बाद संदेश दीजिए, और फिर मैं समीर के पास भी आऊंगी कि आप क्या संदेश देना चाहते हैं किसी भी महिलाओं को, युवा पीढ़ी को, पुरानी पीढ़ी को, या हमारे जो नई जनरेशन है, किसी को भी अगर आप संदेश देना चाहते हो। जी अभिषेक। मैं अपने साथी पैनलिस्ट समीर का धन्यवाद करना चाहूंगा कि जिस तरह से उन्होंने पूरे विषय को बड़े अच्छे से इलाबोरेट किया और कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स हमें सारे विषय की बताई, तो बहुत अच्छे से उन्होंने सारी चीज को एक्सप्लेन किया। तो सारा विषय अगर हम मान के चले तो मेरा आज की युवा पीढ़ी से बस एक ही मुख्य विषय रहेगा कि किस तरह से हम समाज में चली आ रही जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए अपनी भागीदारी दे सकते हैं। किस तरह से हम इंसान को सिर्फ इंसान की भावना से देखें, ना कि उसे SC ST, ना कि उसे हम उसकी मतलब जाति भावना से देखें, क्योंकि आज भी समाज में बहुत बड़ा डिफरेंस है। हम देखते हैं तो किस प्रकार से मतलब एक बड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी सवाल हो जाएगा कि मंदिर का जो पुजारी है वो केवल ब्राह्मण ही क्यों, या समाज में जो सफाई कर रहा व्यक्ति है वो सिर्फ शेड्यूल कास्ट से ही क्यों है। तो मतलब ये सारे प्रश्न आज भी हमारे समाज में हैं। जब तक ये मूल भावनाएं हमारी बदलेंगी नहीं, जब तक हमारे समाज में सभी लोगों को इक्वालिटी से नहीं देखा जाएगा, तब तक हमारे समाज में ये प्रश्न उठते रहेंगे और ये बहुत बड़ा एक डिस्क्रिमिनेशन हमारे समाज में रहेगा। हमारी आज तक भी इतने वर्षों की गुलामी का मैं कारण भी हमारे समाज में चली आ रही जाति व्यवस्था को ही मानता हूँ, क्योंकि समाज ने हमें तोड़ा है और हम पे रूल किया है। हम अंग्रेजों की भी नीति की बात करें, अब इतने समय से चले आ रही हमारी उसी गुलामी के कालखंड की बात करें, तो जाति व्यवस्था का हमारे समाज में एक बहुत बड़ा उसका रोल रहा है। तो आज की युवा पीढ़ी से भी मेरा बस एक ही निवेदन रहेगा कि हम समाज में चली आ रही जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए किस तरह से प्रयास कर सकते हैं, उनको लेकर हमें आगे आना चाहिए। और हम देखते हैं कि वर्तमान पीढ़ी उस चीज को लेकर काफी आगे आ भी रही है और काफी सारे प्रयास उन्होंने किए भी हैं। तो मेरी शुभकामनाएं भी है ऐसे प्रयास जो लोग कर रहे हैं उनके लिए, और वर्तमान पीढ़ी से मेरा ये संदेश है कि सभी लोगों को समानता की भाव से देखें और समान अवसर की बात करें। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक। समीर, आप कुछ ऐसा संदेश देना चाहते हो हमारी युवा पीढ़ी को या पुरानी पीढ़ी को या सरकार को? जी, सबसे पहले तो मेरा ये संदेश रहेगा कि हमारे देश में सबसे पहले एजुकेशन सिस्टम इम्प्रूव किया जाए। जी, एजुकेशन सिस्टम ही हमारे देश की फाउंडेशन हो सकती है। और मैं एक दो फैक्ट्स के लेके अभिषेक को क्लियर करना चाहूंगा। जैसे इन्होंने बोला कि वर्ण व्यवस्था हमारे समाज में अभी भी है, और ऐसा हमेशा सवर्ण समाज के ही लोगों ने मतलब मंदिरों को अधिकृत ही किया है एक तरह से, बट ऐसा नहीं है। सिचुएशन में काफी सारी चीजें चेंज हुई हैं। हर वर्ग का समाज का लोग सोसाइटी में इनवाइटेड है मेन स्ट्रीम। समीर जी, आज भी मैं आपके कुछ फैक्ट्स मैं क्लियर कर दूं। आज भी अगर अपर हिमाचल में आप कई जगहों पर जाएं तो अन्य जातियों का उन मंदिरों में प्रवेश तक वर्जित है। तो आप किस तरह से कह सकते हैं कि वो समाज का मुख्य स्ट्रीम का हिस्सा बन गए? आप मुझे एग्जाम्पल्स के तहत बताइए कि कौन से मंदिर में ऐसी व्यवस्था हुई कि वहां पे पुजारी किसी अन्य वर्गों से आते हैं। मैं राजस्थान की बात करता हूँ, मैं महाराष्ट्र की बात करता हूँ, मैं उत्तराखंड की मैं बात कर रहा हूँ, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। कितनी तरह के आज भी हमारे पास वहाँ जाति हिंसा की कितनी FIR दर्ज होती है। आज राजस्थान में कितनी तरह के जातीय दंगाओं की बात होती है। तो हम कहाँ बात कर रहे हैं? आज भी मुझे आप एक कोई वर्ग ऐसा बता दीजिए जो समाज में सफाई का काम करता हो, जो मैनुअल गटर क्लीनिंग की बात करता हो, और लेकिन वो समाज के अपर तबके से आता हो। स्कैवेंजिंग बैन हो गई है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया है। और आपने जिस तरीके से बोला, जिस परिप्रेक्ष्य में आप ये बता रहे हैं कि राजस्थान में ऐसे इंसिडेंट हुए, ये जो डायनेमिक चेंजेस हैं ये एकदम से सडन नहीं हो सकते। दैट विल बी मोर ऑफ अ रेवोल्यूशनरी इन नेचर। फिर भी हमारे समाज का तो हिस्सा है ना। ये स्लो प्रोसेस है, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये बहुत डीप रूटेड रहे हैं हमारे सोसाइटी में। सो इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी टास्क।
to get rid बस of मेरा it. भी मूल प्रश्न यही था कि डीप रूटेड है तो निकलने के लिए समय लगेगा चीजों को. This will be a gradual process which we need to adapt with the period of time with harmonious construction. जी. Keeping in जी. तो आपने देखा कि अभिषेक जिन्होंने ये कहा कि रिजर्वेशन सिस्टम बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि आज भी हिंदुस्तान में ऐसे कई राज्य हैं, कई गांव हैं, कई शहर हैं जहां पे आज भी छुआछूत में बिलीव करते हैं लोग और SC ST को उस नजरिए से नहीं देखते हैं. और वहीं समीर ने भी कहीं ना कहीं अभिषेक की बातों से सहमत किए हैं और उन्होंने एक और पॉइंट रखा है कि आज अगर पिछले कुछ सालों में जातिवाद था, लेकिन आज गरीब और अमीर में भी एक भेदभाव अलग तरीके का है. तो समीर ने भी वो एक पॉइंट रखा है कि हमें इकोनॉमिकली भी देखना चाहिए और कास्ट के बेसिस पे भी देखना चाहिए. लेकिन अभिषेक का मानना है कि आज भी हमारे समाज में बहुत सारे लोग हैं जो ये कर रहे हैं. बहुत बहुत शुक्रिया समीर और अभिषेक हमारे साथ द कॉन्स्टिट्यूशन टीवी में जुड़ने के लिए. ये एक ऐसा मुद्दा है, मैंने शुरुआत में भी कहा था कि खुद में ही एक बड़ा अजीब सा मुद्दा है. हम इसको अलग अलग एस्पेक्ट से देखेंगे तो बहुत सारी चीजें निकल के आती हैं. अगर हम एजुकेशन के पर्पस से देखेंगे, अगर हम इसको जातिवाद के पर्पस से देखेंगे, या हम इसको किसी भी तरीके से या अमीर या गरीब तबके के नजरिए से देखें. सो बहुत बहुत शुक्रिया समीर और अभिषेक हमारे साथ जुड़ने के लिए. दर्शकों, आप देखते रहिए द कॉन्स्टिट्यूशन टीवी. हम अगले हफ्ते इसी डिबेट शो के साथ लौटेंगे. धन्यवाद.